Hello guys. As the last minute tips for preparation for CSS 2022, I would analyze the essay paper of April mock exams for National Officers Academy. Last time I had analyzed the March mock exams paper with you, and during that I also told that I would be analyzing the April paper also, and many people had been waiting for this video. Continuing from the last video, three things that you learn from that were that first of all, you have to know exactly the type of the essay. सबसे पहली चीज जो आपने पहचाननी है वो type है. Be careful with that. And second is the main focus, the primary focus, the secondary focus, and the framework. और तीसरी चीज ये है कि आप जो डेटा है आपके पास, जो एविडेंस है, वो जिस टॉपिक के ऊपर है सिर्फ वही सेलेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर 21 के टॉपिक पेपर में फॉर एग्जांपल टॉपिक था COVID-19 एज अ वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तानी रिसर्चर्स. बहुत से लोग इसको अटेम्प्ट तो कर गए थे, लेकिन सबको पता था कि पाकिस्तानी रिसर्च के ऊपर डेटा किसी के पास भी मौजूद नहीं था. Hence we saw a large number of failure in this. So मेरी एडवाइस ये है कि टॉपिक ऐसा ही सिलेक्ट करें जिसके बारे में आप जानते हैं, इस चक्कर में ना पड़े रहें कि जी बहुत से लोग इसको अटेम्प्ट कर रहे होंगे. ये फैक्टर कभी भी मैटर नहीं करता. अगर आपका पेपर अच्छा है, अगर आपकी अटेम्प्ट अच्छी है, तो इट इज गोइंग टू स्टैंड आउट. डोंट वरी इवन इफ 10,000 पीपल आर अटेम्प्टिंग दैट. बी कॉन्फिडेंट ऑफ योर मेथड. सो काइंडली इस चक्कर में ना पड़िएगा कि आपने कोई और टॉपिक उठाना है इसलिए कि बाकी सब लोग दूसरे कर रहे होंगे. दिस इज माय expert advice. Let me share with you the paper for April mock exams. This is the National Officers Academy, Islamabad, NOA, जहाँ पे मैं आजकल ऐसे का पेपर जो है वो हैंडल करता हूँ और टीचिंग देयर. मॉक एग्जाम्स ये पेपर मैंने मार्च का भी और अप्रैल का भी, और साथ ही साथ ये भी बताया था कि यही हमारा गेस्ट भी है इस 2022 के एग्जाम के लिए. द रेस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द FPSC रिक्वायरमेंट्स. Now let's focus on the topics one by one. मैं इसके ऊपर एक एक करके इन टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा और इसके दौरान जो है वो आपको साथ साथ कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स जो हैं वो पेपर अटेम्प्ट करने के बारे में बताता रहूंगा. नंबर वन, इन्फ्लेशन एज अ डिसाइडिंग फैक्टर इन नेशनल पॉलिटिक्स. इसके अंदर बहुत से लोगों को गलती ये लगती थी कि शायद ये आर्गुमेंटेटिव टॉपिक है. देखें, एक छोटा सा फर्क देखें जरा इज और एज के दरमियान. अगर ये किया जाए कि इन्फ्लेशन इज अ डिसाइडिंग फैक्टर, तो डेफिनेटली एग्जामिनर ने अपना ओपिनियन पेश कर दिया है और फिर ये आर्गुमेंटेटिव बन जाएगा. लेकिन इस वक्त ये इज नहीं है, ये एज है. यहाँ पे हमने ये देखना है कि इन्फ्लेशन एज ए डिसाइडिंग फैक्टर इन नेशनल पॉलिटिक्स. तो इसका प्राइमरी फोकस, पहली बात तो ये कि एक्सपोजिटरी ऐसे है, इसका मेन फोकस जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर है. अब नेशनल पॉलिटिक्स और इन्फ्लेशन, इसका मतलब है हमारे पास तीन यहाँ पे जो है वो कीवर्ड्स हैं. कीवर्ड्स पहचानने ऐसे टॉपिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, और पहले भी मैं कह चुका हूं कि ऐसे टॉपिक के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं. आपने ये नहीं समझना कि यहाँ पे इन्फ्लेशन का वर्ड आ गया है तो चलो जी इन्फ्लेशन के ऊपर ऐसे है. नो, इट इज नॉट. डिसाइडिंग फैक्टर इसका मेन फोकस है, और इसके अंदर जो सेकेंडरी फोकस है दैट इज इन्फ्लेशन. ओके. एंड नेशनल पॉलिटिक्स इसका फ्रेमवर्क है. नेशनल पॉलिटिक्स, अब जाहिर है यहाँ पे हम पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, आप पाकिस्तान का इम्तिहान दे रहे हैं. अब इसके अंदर जो इसको डिस्कस करने का जो मेथड है वो मैं इसको यूं करूंगा कि इन्फ्लेशन का नेशनल पॉलिटिक्स में, वैसे तो आप सब लोगों के माइंड के बैकग्राउंड में इस वक्त चल रहा है डेफिनेटली जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है, हो रहा है इस वक्त पॉलिटिक्स में, दिस इज एग्जैक्टली 100% रिलेटेड टू दैट. लेकिन इन्फ्लेशन कैसे वो फैक्टर आया? देखिए, इन्फ्लेशन किसी भी कंट्री की गवर्नेंस का मेजर होता है. अगर आप इन तीन चीजों को आपस में लाइन में रख लें तो आसानी से ये टॉपिक जो है वो इंटरप्रेट किया जा सकता है. इन्फ्लेशन इज अ मेजर ऑफ गवर्नेंस. इन्फ्लेशन इज हाई, पुअर गवर्नेंस. Governance is good, inflation is low. So they have inverse proportion with each other. And governance is a measure of politics. So इस टॉपिक में मैंने किया क्या है कि दरमियान में गवर्नेंस का वर्ड नहीं दिया, वरना एक्चुअली ये नेशनल पॉलिटिक्स लीडिंग टू, नेशनल नहीं बल्कि पॉलिटिक्स लीडिंग टू गवर्नेंस एंड गवर्नेंस लीडिंग टू इन्फ्लेशन, इनकी आपस में कनेक्टिविटी.
सो दैट इज हाउ। और जब आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो उसके अंदर पहले ये बात की जा सकती है कि नेशनल पॉलिटिक्स के डिसाइडिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं। एक हेडिंग ये हो सकती है इंट्रोडक्शन और क्रंच पैराग्राफ के बाद, और उसके बाद आ जाएगा कि इन्फ्लेशन किस तरह से इन डिसाइडिंग फैक्टर्स के ऊपर असरअंदाज हुई या होती है। डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो उसके अंदर जीपीएस लगाया जा सकता है, उसके अंदर गवर्नेंस किस तरह से जो है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है पॉलिटिक्स के अंदर। पॉलिटिक्स बताते खुद, फिर इकोनॉमी, फिर सोसाइटी, फिर टेक्नोलॉजी, और फिर ये 5 या 4 पेस्ट अप करके उसको डिसाइडिंग फैक्टर्स। तो फिर उसके बाद इन्फ्लेशन के आई वुड सजेस्ट कि अगर इसके 10 पॉइंट्स निकाल लिए जाएं, यही जीपीएसटी अप्लाई कर ले कि किस तरह से इन्फ्लेशन गवर्नेंस पे असरअंदाज होती है, 2 पैराग्राफ्स। किस तरह से इन्फ्लेशन पॉलिटिक्स पे असरअंदाज होती है, 2 पैराग्राफ। किस तरह से इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमी पे, किस तरह से सोसाइटी पे, किस तरह। सो आपके पास एक बहुत अच्छा एक मेथड जो है, इस तरह से ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है कोई भी ऐसे एसेस के ऊपर जिनके ऊपर आपके पास 2 वेरिएबल्स मौजूद हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक्सपोजिटरी था ये, और इसका नंबर 2, हाउ डज रूरल अर्बन डिवाइड अफेक्ट इकोनॉमी। अब इसके अंदर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ देख के बाद लोग ये समझते हैं कि दिस इज फॉर द आर्गुमेंटेटिव एसे। अब जरा ख्याल रखिएगा कि हर क्वेश्चन जो है वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे नहीं होता, और ये हाउ लगा हुआ है, इन व्हाट वेज डज रूरल अर्बन डिवाइड, सो इट इज एक्सपोजिटरी। ये फेयरली इजियर एक टॉपिक है, रूरल अर्बन डिवाइड के इकोनॉमी के ऊपर इसका क्या असर है। डेफिनेटली रूरल अर्बन डिवाइड जो है वो एक सोशल एस्पेक्ट से स्टार्ट होके पॉलिटिक्स को भी इफेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे पूछा ये गया है कि इकोनॉमी पे ऊपर कैसे डिफेक्ट। यहाँ स्टूडेंट्स मैं एक जरा चीज मेंशन करना चाहूंगा कि ऐसे को बहुत से लोग इस तरीके से लेते हैं कि जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है। यहाँ यकीनन क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा तो हुआ है, लेकिन अक्सर लोग पूछते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। नो, इसका जवाब नहीं है, इसकी आउटलाइन है पूरी एसे की, और इस एसे की अप्रोच क्या होगी उसको अटेम्प्ट करने की। ये इसका द राइट क्वेश्चन टू आस्क अबाउट द एसे इज दिस। सो ये ना समझें कि सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है। असल बात ये है कि रूरल अर्बन डिवाइड जो है उसकी सोशो पॉलिटिको इकोनॉमिक जो उसके इफेक्ट्स हैं वो भी डिस्कस होंगे, और फिर ये कि डायरेक्टली एक ऐसा एस्पेक्ट जो कि देखने में प्योरली सोशल और पॉलिटिकल नजर आता है लेकिन डायरेक्टली इकोनॉमी को किस तरह से इफेक्ट करता है, दैट इज द डायमेंशन ऑफ दिस एक्सपोजिटरी। ओके, तो इसका जो प्राइमरी फोकस है वो डिवाइड है, रूरल अर्बन डिवाइड है, और इसका सेकेंडरी फोकस जो है दैट इज इकोनॉमी, कि ये किसको, असल चीज हमारी है कि ये डिवाइड जो है ये इकोनॉमी को इफेक्ट कैसे करती है। नंबर 3 टॉपिक, पॉलिटिसाइजिंग क्लाइमेट चेंज। इस टॉपिक ने बहुत से लोगों को कंफ्यूज किया है कि उनको ये समझ नहीं आती कि पॉलिटिसाइजिंग क्या हुआ। प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज के साथ ये चल रही है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर ज्यादातर लोगों का जो नॉलेज है वो अपडेटेड नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि वही जो पहले मैंने कही है बात, कि सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज का वर्ड देख के दौड़ नहीं लगा देनी, टॉपिक पूरे को देखें कि एग्जामिनर एग्जैक्टली कौन से एस्पेक्ट को डिस्कस करना चाह रहा है। 3 चीजें इसके अंदर जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन, क्लाइमेट चेंज इसमें हरगिज इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी सबसे जो मेन जो फोकस है दैट इज पॉलिटिसाइजिंग, और पॉलिटिसाइजिंग क्या है, अनफॉर्चुनेट है मैनकाइंड के लिए, दैट इज द सेकेंडरी फोकस। और पर्सपेक्टिव क्या है, किस पर्सपेक्टिव में बात हो रही है, किस फ्रेमवर्क में बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। बहुत से लोगों को यह समझ नहीं आती कि पॉलिटिसाइजिंग क्या चीज है। भाई पॉलिटिसाइजिंग ये है कि क्लाइमेट चेंज तो बड़ी तेजी से हो रहा है, लेकिन जब इस मसले को पॉलिटिकल बना दिया जाता है, जब नेशंस आपस में इसको सॉल्व करने की कोशिश करती हैं, तो वो सॉल्व करने के बजाय उल्टा उसको उलझा रहे हैं बहुत बहुत हद तक। हर नेशन की अपनी अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स हैं, ब्लॉक्स हैं, उनकी मुख्तलिफ पैक्ट्स हैं दूसरे कंट्रीज के साथ। सो इसके बाद फिर जो मेन जो 2 सुपर पावर्स का जो मसला है, यूएसए जब क्लाइमेट चेंज के ऊपर कॉन्फ्रेंस करता है तो चाइना नहीं जाता या इनवाइट नहीं किया जाता, या चाइना जब जाता है तो वो यूएसए जब वहां पे नहीं जाता।
अलग अलग तरह की इनकी पॉलिटिकल वो चीजें चल रही हैं। जब एक कंट्री ने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड ही नहीं की, वो उसका सिग्नेटरी ही नहीं है, चनाची उसको लाइसेंस मिल जाता है कि वो जितनी देर मर्जी उसको, जिस तरह से यूएसए ने पेरिस अकॉर्ड में से उसको विदड्रॉ करने से काफी अरसा उनकी मौज लगी रही कि आप जो मर्जी करते रहे एनवायरनमेंट के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू। क्लाइमेट फंड की जो इशू है इस वक्त, वो कौन क्रिएट करेगा, कैसे क्रिएट होगा, कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस होती जाती है, कॉन्फ्रेंसेस की आउटकम्स क्या हैं, ऑलमोस्ट नन, या अगर कुछ हैं भी तो कम से कम वो नहीं है जो कि क्लाइमेट चेंज को इस वक्त जो जितनी तेजी से ये मसला इतना हैवी, इतना ह्यूज पूरी ह्यूमैनिटी का है। लेकिन यहां फिर वही मसला आ जाता है कि मैनकाइंड क्या पहले कभी यूनाइटेड हुई है जो अब होगी क्लाइमेट चेंज के ऊपर? चनाचे दिस इज अनफॉर्चुनेट, पोलिटिसाइज हो गया है। दूसरी तरफ बाद लोग ये भी समझते हैं कि पोलिटिसाइजिंग जो है वो पॉजिटिव चीज है, इसलिए कि पोलिटिसाइज होगा तो सॉल्व होगा ना, पॉलिटिक्स इसके अंदर आ जाने से इसके सॉल्व होने, लेकिन जो इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो इतना स्लो है कि क्लाइमेट जितनी देर में कोई कॉन्फ्रेंस होती है उतनी देर में क्लाइमेट के इंडिकेटर्स ही चेंज होके होते हैं। That is why it is unfortunate for mankind that facing such a huge issue and mankind is unable to come together on that. Blame games और उसके बाद ये सारी चीजें। Okay, moving on to topic number 4, non-issues clouting graver national issues. Non-issues clouting graver national issues. Clouting मेन इसका जो फोकस है वो फिर फर्स्ट वर्ड ही है, नॉन इश्यूज क्या कर रहे हैं, क्लाउड कर रहे हैं, ओवर पावर कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ग्रेवर मोर सीरियस नेशनल इश्यूज को। अब यहां भी मैं इसको पाकिस्तान के रेफरेंस से ही डिस्क्राइब करूंगा। हमारे नेशनल इश्यूज क्या हैं, पाकिस्तान के नेशनल इश्यूज क्या हैं? पाकिस्तान के नेशनल इश्यूज मेजर इसकी इलिटरेसी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फूड इनसिक्योरिटी, water crisis, population explosion, not just a few, शायद पूरी दर्जन है। These are the major main national issues. लेकिन नॉन इश्यूज हम फंसे रहते हैं छोटी छोटी चीजों में। कौन मिनिस्टर है, कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन प्रेसिडेंट है, कौन सी पार्टी है, किसी पार्टी ने दूसरे के खिलाफ क्या कहा है, क्या नहीं कहा, ये दीज आर द नॉन इश्यूज। कम से कम ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होंगे, नेशनल इश्यूज के लिए यकीनन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी कंट्री, किसी भी जो जो पार्टी है उसका पॉलिटिकल एजेंडा डिफरेंट है, दूसरों का डिफरेंट है। लेकिन क्या जब ये पार्टीज आपस में ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं तो क्या नेशनल इश्यूज अपने आप सॉल्व होते जाएंगे? जितना अरसा हम लोग इन नॉन इश्यूज के अंदर फंसे होते हैं पूरे एज अ नेशन, एंड माइंड यू दिस इज द 5th लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, कोई छोटी चीज भी नहीं है। जितनी देर हम नॉन इश्यूज के अंदर फंसे हुए हैं उतनी देर में ग्रेवर नेशनल इश्यूज बिल्कुल एड्रेस नहीं हो रहे, और शायद उनके ऊपर जो काम हुआ हो वो भी शायद पीछे चला जाए। हर गवर्नमेंट आते ही दूसरी गवर्नमेंट की पिछली पॉलिसीज चेंज करती है, जिससे ऐसे लगता है कि नेशनल इश्यूज उनके हर पार्टी के नेशनल इश्यूज डिफरेंट है। सो दैट इज व्हाई अ वेरी ओपन सॉर्ट ऑफ अ टॉपिक जिसके अंदर बेशुमार आपके पास डिस्कशन के लिए जगह जो है वो मौजूद है। ओके, जाहिर है इसको भी उसी तरीके से ब्रेक डाउन किया जा सकता है कि पहले अपने नेशनल इश्यूज जो हैं उनको डिफाइन कर लें, समथिंग लाइक 4 पैराग्राफ्स, और उसके बाद नॉन इश्यूज के ऊपर अगर आप GPEST लगाएं तो आसानी से 2-2 पैराग्राफ्स जो हैं वो उसके ऊपर डिस्कशन के लिए लिखे जा सकते हैं। साथ साथ मैं आज आपको मेथड जो है वो भी सजेस्ट करता जा रहा हूँ, लाजमी नहीं कि इसी को फॉलो करें, आप अपनी मर्जी से किसी और तरह भी आउटलाइन बना सकते हैं। रोल ऑफ लिटरेसी इन नेशनल कोहेजन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसके अंदर पहले हम डिफाइन कर लें कि नेशनल कोहेजन से हमारी मुराद क्या है। एक्सपोजिटरी ऐसे, और बाय द वे मैंने शायद टाइप पॉलिटिसाइजिंग का जिक्र नहीं किया, ये भी एक्सपोजिटरी है, नॉन इश्यूज भी एक्सपोजिटरी है, और रोल ऑफ लिटरेसी इन नेशनल कोहेजन दिस इज आल्सो एक्सपोजिटरी ऐसे। अब प्राइमरी फोकस इसमें रोल ऑफ लिटरेसी और नेशनल कोहेजन इसका सेकेंडरी फोकस है। नेशनल कोहेजन को हम डिफाइन कर लें कि इसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, और यहाँ बड़ी आसानी से गवर्नेंस के थ्रू कोहेजन कैसे अचीव होती है, पॉलिटिक्स के थ्रू, इकोनॉमी, सोसाइटी, और उसके बाद लिटरेसी कैसे रोल प्ले करती है
गवर्नेंस में कोहेजन की तरफ लेके जाने की। दो पैराग्राफ्स इसके ऊपर जो है वो उसके अंदर बनाए जा सकते हैं। सो योर हेडिंग नंबर 3 में बी द एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल कोहेजन, हेडिंग नंबर 4 में बी द रोल ऑफ लिटरेसी इन वेरियस एस्पेक्ट्स, और यहाँ पे आप 10 पॉइंट्स जो हैं वो दे सकते हैं रोल ऑफ लिटरेसी के। सो इस तरीके से एक बड़ी अच्छी डिस्कशन इसके ऊपर बन सकती है। याद रहे कि आई एम जस्ट सजेस्टिंग, आई एम नॉट सेइंग यू कि इसी तरीके से जो है वो सिर्फ इसको अटेम्प्ट करना है। Okay, number 6, wrong is wrong even if everyone is doing it, and right is right even if no one is doing it. बड़ी जबरदस्त सही एब्स्ट्रैक्ट एसे, बड़ी अच्छी ब्रेकडाउन होती है वो जो मेरा मेथड है FIRE वाला उसके थ्रू, और या आप जिस भी मेथड से इसको करना चाहें, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट एसे। Number 7, higher education should be given only to those having higher intellectual skills. Number 7, ये बेसिकली चाइनीज सिविल सर्विस के एग्जाम 2021 से मैंने ये टॉपिक लिया था, और चाइना में जो सिविल सर्विस का एग्जाम है वो बड़ा दिलचस्प उसकी वो है कि उसमें एक एज लिमिट का जो है वो प्रोबेबली 40 तक है, उसमें अटेम्प्ट्स का कोई हिसाब नहीं, आप जितनी दफा मर्जी अटेम्प्ट करें, लेकिन उसके सर्टन जो स्टेट एग्जाम्स के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें ऐसे का मजेदार चीज है कि सिर्फ एक टॉपिक होता है। बहुत से और कंट्रीज को भी मैंने अपनी स्टडीज के दौरान देखा, उनके अंदर भी ऐसे का सिर्फ एक टॉपिक दिया जाता है which everybody must attempt. So this is quite an interesting topic. Higher education should be given only to those having higher intellectual skills. Argumentative essay. क्यों should be given? पाबंदी लगा दी है, तो भाई जिनकी लोअर इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं क्या उनको हक नहीं पहुंचता हायर एजुकेशन का? मींस के ओपन डिबेट मौजूद है, डिबेटेबल टॉपिक है, चनाचे आसानी से आप इसके ऊपर आर्गुमेंटेशन जो है वो दोनों साइडों से कर सकते हैं। कोई सी एक साइड अपनी थीसिस के तौर पे, दूसरी साइड ऑटोमेटिकली एंटीथीसिस हो जाएगी, और सिंथेसिस में आप अपने थीसिस को डिफेंड करेंगे। नंबर 8 टॉपिक जिसको बहुत से लोगों ने अटेम्प्ट किया और जिसके अंदर बहुत सारी फेलियर नजर आई, इस्लामोफोबिया अ चैलेंज फॉर मुस्लिम उम्मा। अब इस्लामोफोबिया को देखते ही लोग खुश हो जाते हैं कि ओ ले जी, इस्लामोफोबिया तो हमारा फेवरेट टॉपिक, हमने तो बहुत ज्यादा प्रिपरेशन इसके ऊपर की हुई है, और लोग इसको बड़े आराम से जो है वो उठा लेते हैं टॉपिक को। दिस टॉपिक लाइक टॉपिक नंबर 3 and topic number 1 requires a lot of deep analysis. इस्लामोफोबिया कोलन, इस्लामोफोबिया एक ग्राउंड रियलिटी के तौर पे सेट किया गया है, चनाचे ये मेन फोकस नहीं हो सकता इसका। एक चैलेंज फॉर मुस्लिम उम्मा, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, उम्मा को डिफाइन करें। उम्मा क्या चीज है? कम्युनिटी, नॉट ओनली कम्युनिटी, अ यूनाइटेड कम्युनिटी। चैलेंज क्यों है इस्लामोफोबिया? तो बहुत से लोगों ने इसके अंदर ये कोशिश की कि इस्लामोफोबिया को डिस्क्राइब कर दिया कि भाई इस्लामोफोबिया हो रहा है दुनिया में, ये इंसिडेंट्स हैं इसके 4-5 एक हेडिंग के अंदर डाल दिए, 4-5 एक हेडिंग के अंदर डाल दिए, बार बार यही दिखाया कि दुनिया में इस्लामोफोबिया, मुस्लिम्स के अगेंस्ट यहाँ ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है। और क्यों हो रहा है? इस्लामोफोबिया की वजह से हो रहा है। चलो ठीक है, इस्लामोफोबिया अगर सिर्फ टॉपिक होता, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, तो आपका टॉपिक ठीक था, लेकिन ये चैलेंज का वर्ड क्या है? हाँ जी, मुस्लिम उम्मा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस्लामोफोबिया है दुनिया में। ओके, तो फिर ये चैलेंज क्यों है? करो ना, सॉल्व करो इसको। And here starts the essay. Muslim Ummah, is it a divided community? Is it a united community? And we find out that it seems to be not an Ummah at all. It seems to be divided. So असल चैलेंज शायद इस्लामोफोबिया बजाते खुद, देखें जरा ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स के, CSS की ऐसे का टॉपिक इतना स्ट्रेट कभी नहीं होगा, इतना सिंपल कभी नहीं होगा कि इस्लामोफोबिया कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ये तो 8वीं क्लास के बच्चे से पूछे तो उसको भी अब आता है। CSS लेवल पे ये टॉपिक क्यों आ रहा है? इसलिए कि मुस्लिम उम्मा की जब आप डिवीजन देखते हैं, ये उम्मा शायद कहलाने का इस वक्त इनका स्टेटस ही नहीं है, प्रोबेबली देयर इज सो मच डिवीजन विद इन द मुस्लिम उम्मा। और यहाँ पे हम इसकी डिवीजन जो है, चैलेंज को आराम से
तो ऐसे के अंदर ये होगा कि इस्लामोफोबिया के शुरू में आप एक हेडिंग के नीचे 3 या 4 5 इंसिडेंट्स बयान करके ये एस्टैब्लिश कर लेंगे दुनिया में इस्लामोफोबिया मौजूद है। ओके, अब चैलेंज को डिस्कस करने के लिए मेरे मशवरा ये होगा कि उसके अंदर हम फिर जीपीएस लगा सकते हैं कि मुस्लिम उम्मा को गवर्नेंस के मामले में क्या क्या चीजों के चैलेंजेस जो है मौजूद हैं। ये कंट्रीज डिवाइडेड हैं गवर्नेंस के ऊपर भी, इसके चैलेंजेस पॉलिटिकल हैं, इनके पॉलिटिकल सिस्टम्स कहीं मोनार्की है कहीं डेमोक्रेसी है, और आपस में उनके जो है वो पॉलिटिकल जो है वो सिस्टम्स ही आपस में जो है वो मैच नहीं करते आपस में, और बात जगहों पे मोनार्की जो है वो शायद डेमोक्रेसी के जो मेथड्स हैं उसको उनको शायद वो एग्री ही ना कर रही हो उसके साथ। पॉलिटिकल इनके मसाइल ये भी हैं कि इनकी जो मोनार्की फॉर एग्जांपल बजाते खुद जो चल रही है, और इस्लामोफोबिया, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस्लामोफोबिया पिछले 22-25 साल से दुनिया में डेवलप हो रहा है, इसके खिलाफ क्यों नहीं मुस्लिम उम्मा अभी तक कुछ कर सकी? और अब अगर इन्होंने करने का सोचा भी है तो फिर चैलेंज इस वक्त ये है कि व्हाट एंड हु इज गोइंग टू टेक दोज स्टेप्स। तमाम मोनार्कीज में हमें नजर आ रहा है कि ऑलमोस्ट सेम गवर्नमेंट्स जो हैं वो पिछले इतने सालों से चल रही हैं, फादर सन फादर सन फादर सन। हर तरफ जो है, जॉर्डन में देखें, मोरक्को में देखें, सऊदी अरेबिया में देखें, यूएई में देखें, हर जगह जो है, कुवैत में देखें, कतर में देखें, हर जगह हमें सेम जो है माइंडसेट नजर आता है। So while Islamophobia was developing in the world, these monarchs were still there. What have they done so far? Okay, अगर कुछ कंट्रीज ने अब बिल मिला के सोच भी लिया है कि हमने कुछ करना भी है, तो अब ये चैलेंज है उम्मा के लिए कि what is to be done and how is it to be done. This ummah of 50 plus countries has so much divisions in itself. They have active wars going on among themselves. They have ideological differences among themselves. They are divided in sects. They have social differences. There is too much racism involved in all this. So that is why this is a challenge as such. Islamophobia हमारे ऊपर एक इकट्ठी ऐसी एक आफत आन पड़ी है जो हम मुसलमानों को इकट्ठा जो है वो चैलेंज कर रही है। So these are the aspects जो इसके अंदर नजर आते हैं। Okay, moving on to the number 9 topic, artificial intelligence and the future of humanity. Expository topic, मेन फोकस हमारे सामने इसका जो है वो चूंकि एंड है, चनाचे दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लेकिन और फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी भी। इसके अंदर ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब भी किया जाएगा और किस तरह से वो फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी के अंदर फिर उसके दोनों रोल्स अलग अलग डिस्क्राइब होंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, एंड देन द वे फॉरवर्ड। इट वाज अ बिट सिंपलर टॉपिक। Number 10, argumentative topic. If women are not protected socially, can legal action protect them? ये काफी इसके अंदर डिबेट की गुंजाइश मौजूद है। ये टॉपिक पहले भी मैंने मॉक्स में दिया था, तो अब दोबारा जो था उसको किया था। So you can take any stance, social protection as compared to legal protection. Argumentative topic. So this is the end of my analysis for this paper, and as the last things on the काफी सारी चीजें इसके अंदर मैंने डिस्कस कर ली हैं। मे बी आपको दूसरी दफा दोबारा इसको सुनना पड़ेगा, इस वीडियो को सारे एस्पेक्ट्स को करने के लिए। इट मे बी गिविंग राइज टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। आपकी कुछ कंफ्यूजन होगी कि फलां चीज कैसे करनी है, फलां चीज कैसे करनी, एंड आई ऑलवेज से दैट आई एम ओपन टू कमेंट्स के अंदर मैं रिप्लाई भी करता हूं। सो हम इसको डिस्कशन कर सकते हैं इस वीडियो के ऊपर कमेंट से। बेस्ट ऑफ लक with your exam preparation, students, जो सबसे important चीज होती है एग्जाम के लिए, that is the presence of mind. हमेशा सुबह एग्जाम पे जाते हुए अपने आप को थका के ना जाएं। आपके पास ऐसे के पेपर में रिवीजन करने वाला कुछ भी नहीं है। आराम से सोएं, सुबह उठ के फ्रेश होके बिल्कुल जो है वो ऐसे के पेपर को अटेम्प्ट करें। पेपर को देख के झटका हर किसी को लगता है, वो कोई शक नहीं उसके अंदर, लेकिन हैव कॉन्फिडेंस। जिस अल्लाह ताला ने आपको इम्तिहान तक पहुंचाया है वो इंशाल्लाह ताला इम्तिहान के अंदर भी मदद करेगा आपकी। प्रेजेंस ऑफ माइंड, मेरी हमेशा दुआ यही होती है कि मे अल्लाह सुब्हान ताला गिव यू द प्रेजेंस ऑफ माइंड टू अटेम्प्ट दिस पेपर करेक्टली। थैंक यू वेरी मच। ओके।